लाशुबह वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे का सकूत मेरे जहन को झंझोड़ रहा था। क्योंकि मैंने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए कहा, मुकद्दस लातुई बैठ जाओ। मैंने कहा और वो मेरे इशारे पर बिस्तर पर बैठ गई। लेट जाओ मैंने कहा तो वो लेट गई। अगर मैं तुम्हारे इस हसीन जिस्म को पामाल कर दूं तो तुम्हारे क्या तासुरात होंगे? मैंने पूछा। मैं समझूंगी मुकद्दस लातुई, इसमें मेरी बेहतरी होगी, इसी में मेरी निजात होगी। उसने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया और मेरे ज़हन में तारीकी छा की। यह सूरत हाल मेरे लिए सख्त अज़ियतनाक थी। मैं गार वालों के तमाम जवानों से ज्यादा हसीन था, इन सबसे ज्यादा खूबसूरत जिस्म का मालिक था, लेकिन इन सब के दिलों में मेरी अकीदत थी। वो मुझे एक मर्द की हैसियत से देखना भी गुनाह समझती थी। और प्रोफेसर खावर जिन्स मुखालिफ अगर खुद सपुर्दगी का इजहार न करे तो उसके हसूल में क्या लज्जत रह जाती है। मेरे ज़मीर ने मुझे मुलामत की। मैं खाली खाली निगाहों से उसे देखता रहा और वो इसी अंदाज में लेटी रही जिस तरह मैंने कहा था। तब मैंने उसे उठ जाने का हुक्म दिया और वो उठकर बैठ गई। मेरे दूसरे हुक्म पर खामोशी से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैं परेशान बैठा रहा। मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ का बच्चा बच्चा मेरी इज्जत करता है, मुझे अवतार समझता है, अपना मुकद्दस पेशवा समझता है। चुनाचे मुझे जिन्स की लिताफत न मिल सकेगी। इस तसव्वुर से मैं परेशान जरूर था, लेकिन मेरे दिल में कोई ऐसी बात ना आई जो उनके लिए नुकसानदेह होती। मैं अब भी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार था। चुनाचे मैंने खुद को तसल्ली दी, जो कुछ मैं कर रहा था इसी में खुद को मसरूफ रखना होगा, जहन से औरत का तसव्वुर निकालना होगा और मेरे दिल में पाकीज़गी इस तरह आयत करगी। इस कबीले में यह पहला और आखिरी वाकया था प्रोफेसर। इसके बाद मैंने कबीले की लड़कियों को फरामोश कर दिया। कुकी ने मुझे बेहतरीन सबक दिया था, लेकिन न जाने क्यों मेरे ज़हन में खालिश बेदार हो गई थी। मैं अब कबीले की किसी लड़की को गलत निगाह से न देखता, लेकिन औरत की तलब को मैं नजरअंदाज नहीं कर सका था। तब एक रात मेरे ज़हन में अनोखा ख्याल आया। मुझे गार वालों की सरहदों से गुजरने वाले सफेद फाम आरसानी याद आए। गार वाले मुझे मुकद्दस लातुई समझते थे, लेकिन आरसाना के लोग मुझसे वाकिफ नहीं थे और यकीनन उनकी औरतें भी उनकी तरह हसीन होंगी। सच कहूं प्रोफेसर, मुझे आरसाना वालों से कोई हमदर्दी नहीं थी। उनके जुल्म के किस्सों ने मुझे उनसे मुतनफ्फर कर दिया था और मैं उनको तबाह कर देना चाहता था। हालांकि मैंने उन्हें देखा तक नहीं था, उन्हें परखा नहीं था, लेकिन जिन लोगों से मेरा वास्ता था वो इतने अच्छे थे कि आरसाना वालों को मैं बुरा समझने पर मजबूर था। ये सीधे साधे लोग थे और मैं समझता हूं ये आजादी उनका हक थी। ताकत के जोर पर उन्हें गुलाम बनाने वालों को फना हो जाना चाहिए। चुनाचे मैंने जो तरकीब सोची वो यूं थी कि क्यों ना जंग से पहले मैं आरसाना वालों को देखूं, उनकी ताकत का जायजा लूं और अगर मिल सके तो वहां से कोई औरत हासिल कर लूं। इन तमाम बातों में औरत का तस्वुर मेरे लिए बेहद दिलकश था। चुनाचे मैंने अपनी स्कीम पर फौरी अमल करने का फैसला कर लिया और इसी दिन मैंने अरकाक को तलब कर लिया। बूढ़ा मुदब्बिर मेरे सामने पहुंच कर झुका और फिर सीधा खड़ा हो गया। मैं महसूस कर रहा हूं अरकाक के हमारी तैयारियां तेजी से तकमील को पहुंचती जा रही हैं, लातुई की बरकत से, बूढ़े ने कहा। चुनाचे अब मैं एक दूसरा काम करना चाहता हूं। हम सब पर लातुई के अहकामात की तामील फर्ज है, बूढ़े ने कहा। तब मेरी रवानगी का बंदोबस्त करो, मुझे दौड़ने वाला मजबूत जानवर दो, प्यार साना जाना चाहता हूं, मैंने कहा और अरसाज की आंखें हैर से फैल गई। मुझे मेरी जसारत पर माफ कर लातुई, मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? उसने शदीद हैरत के आलम में कहा, तुम लोगों की तैयारियां तकमील तक पहुंच रही हैं। मुझे यकीन है कि अरसाना वाले हमारे भरपूर हमले की ताब नहीं ला सकेंगे, लेकिन दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा करना जरूरी है। हम हमलावर होंगे, दूसरे की जमीन पर जाकर लड़ेंगे, इसलिए हमारा कोई पहलू कमजोर नहीं रहना चाहिए। मुझे बताओ कोई ऐसा है जिसने अरसाना की सैर की हो? अगर है तो मेरे सामने लाओ ताकि मैं उससे अरसाना के दरो दीवार के बारे में पूछूं। मैं मालूम करूं कि अरसाना वालों की अंदरूनी कुव्वत कितनी है। हम कौन से रुख से हमला करें कि हमें ज्यादा नुकसान ना हो? ऐसा कोई ना होगा लातुई, बूढ़े ने कहा। तब ज़ेर करकाक मैं क्यों ना अरसाना में दाखिल होकर उनके रास्तों का जायजा लूं, उनकी ताकत का अंदाजा करूं, ताकि जब हम अरसाना पर हमला आवर हों तो हमारे लिए सीधे रास्ते मौजूद हों। अरकाक गहरी सोच में डूब चुका था। उसने गर्दन उठाकर दबी आवाज से कहा, तू जिस मकसद से जा रहा है मुकद्दस लातुई, वो खतरनाक है। तेरी मौजूदगी से कार वालों के दिल बड़े हुए हैं कि अगर तू उनके दरमियान ना होगा तो उनके दिल बुझ जाएंगे और मुमकिन है उनके हौसले पस्त हो जाएं। तो मेरे मकसद की तासीर कर सकते हो, ये गार वालों के मफाद में है। अगर तू बेहतर समझता है मुकद्दस लातुई तो यकीनन ऐसा ही होगा। मैं भी बारूक के पास जा रहा हूं। अरकाक मेरे पास से चला गया। थोड़ी देर में वो दोनों वापस आए। अरकाक और बारूक दोनों परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मेरे साथ जाए, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कहा, मैं जिस तरह तुम्हारे लिए अजनबी था इसी तरह उनके लिए अजनबी हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे वो पहचानते हैं। मैं उनमें एक अजनबी की हैसियत से दाखिल होऊंगा और तुम जानते हो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें पाया तो बेदुरेग तुम्हें हलाक कर देंगे। इसलिए मैं तुम में से किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। तुम तैयारी जारी रखो,
और मेरा इंतजार करो, मेरा यह पैगाम गार वालों तक पहुंचा दो। और उन्होंने गर्दन झुका दी। तब मैंने अपने सफेद रंग के कवि हैकल घोड़े को एड़ी लगा दी। अब मैं घोड़े की सवारी में ताक था और उसे तेज रफ्तारी से दौड़ाने में मेरे लिए कोई दुश्वारी नहीं थी। अरसाना का रास्ता मुझे मालूम था और मैं नई आरज़ू दिल में बसाए उस खतरनाक इलाके की तरफ चल पड़ा। हालात वाकयात काफी बदल चुके थे। मुझे इब्तदाई दौर भी याद था जब पहली बार मैंने भूख को एक तकलीफ की शक्ल में महसूस किया था और फिर एक जानवर के खून से पेट की आग बुझाई थी। इसके बाद अदवार भी मुझे याद थे। इंसान बतदरीज तरक्की की राहों की तरफ गामजन था। उस वक्त से आज मैं किस कदर मुख्तलिफ था। आज दुनिया के बेशुमार अलूम मुझे आते थे। मैं जहानत और चालाकी से सोच सकता था। मैं हर दौर के इंसानों से कुछ हासिल करता आया था। मैंने जिंदगी में मकसद नहीं गुजारी थी, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ किया था, बहुत कुछ। मैं जिस कबीले से मुंसलिक हुआ उसके लिए कुछ न कुछ करता रहा। चुनाचे आज मैं उन गार वालों के लिए बहुत कुछ करने जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि इंसान के अपने भी अगराज़ व मकासद होते हैं। खुद मेरे दिल में भी एक गर्ज थी, एक तलब थी और मैं वो तलब पूरी करना चाहता था। इंसान की फितरत पर गौर करें प्रोफेसर। वक्त के साथ साथ कैसी कैसी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं। मैंने जब खुद को इंसानी वजूद में महसूस किया था तो जिन्स भी मेरे लिए एक तलब थी जो कहीं से भी पूरी की जा सकती थी। जब मेरी दूसरी साथी लड़की ने मेरी पहली साथी को रकाबत में हलाक किया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। दूसरी लड़की मौजूद थी, उससे आप इंसानी फितरत की असलियत का अंदाजा कर सकते हैं। यूं समझ लें इंसान में सब कुछ मौजूद था, बस वो खुद नामुकम्मल था और जो वो मुकम्मल होता गया इसमें तब्दीलियां आती गईं। तलब, रकाबत, मोहब्बत सब कुछ इसमें मौजूद था। वरना मेरी दूसरी साथी पहली साथी को हलाक न करती। यहाँ गारों में मेरी फितरत ने एक नया अंदाज सीखा, यानी वो लड़की। अगर मैं उसे हुक्म देता तो वो पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारे लम्हात का जिक्र किसी से न करती। लेकिन फिर मेरे दिल ने ही उसे कबूल नहीं किया। मैं कबीले की दूसरी लड़कियों को भी आजमा सकता था, लेकिन मैं जान गया था कि वो लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। और उसके बाद मेरी हिम्मत न हुई कि मैं किसी और लड़की को आजमाऊं, और इसके लिए मैंने अरसाना जाने का खतरा मोल लिया। बहरहाल मेरा घोड़ा अनजाने रास्तों पर दौड़ता रहा। बर्फ की जमीन जारी थी, लेकिन बतदरीज बर्फ की तय हल्की होती जा रही थी, यहां तक कि बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई और हमवार जमीन शुरू हो गई। यह इलाका मेरे लिए अजनबी था। इससे कबल मैंने इधर का रुख नहीं किया था, लेकिन मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं थी। मैं सफर कर रहा था यहां तक कि सूरज डूबा और शाम हो गई। तारीख रात में उन अजनबी रास्तों पर सफर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने वहां कयाम का फैसला कर लिया और फिर एक मुनासिब जगह देकर घोड़े को रोक लिया। घोड़े को एक जगह बांधा और फिर उसकी पुष्ट पर लटका खाने पीने का सामान लेकर मैं एक बुलंद मुसत्ता चट्टान पर चढ़ गया। लेकिन चट्टान से कुछ दूर रोशनियां देखकर मैं चौंक पड़ा। मशलों की रोशनियां थी और इन रोशनियों में लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। आरसानी, मेरे जहन ने कहा। यकीनन आरसानी थे, उनके अलावा और कौन हो सकता है। उनके खैमे सफेद और ऊंचे थे, जगह जगह आग रोशन हो रही थी। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी, शायद कोई आरसानी दस्ता है। मैंने जल्दी जल्दी पेट की आग बुझाई और फिर उन लोगों से मिल बैठने की तरकीब सोचने लगा। कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उन लोगों को अपनी यहाँ मौजूदगी का एहसास किस तरह दिलाऊं, मैं सोचता रहा और तारीकी फैलती रही। अभी मैं ये गौर खोज कर ही रहा था कि अचानक कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और मैं चौंक पड़ा। ये आवाजें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वैसे जंगली ढोल मैंने सुने थे, लेकिन उनकी आवाजें भयानक और दिलों को गरमा देने वाली होती थी। इन आवाजों में ढोल भी शामिल था, लेकिन इस पर दिलकशी और दिल मोह लेने वाली कुव्वत पोशीदा थी। आवाजें तेज होती गईं और मैं खुद पर काबू ना पा सका। मैं अपनी जगह से उठकर उस तरफ चल पड़ा और चंद मिनट के बाद मैं उन लोगों के नजदीक पहुंच गया। अजब महफिल जमी हुई थी। तेज रोशनियों के दरमियान एक खूबसूरत लड़की दिलकश लिबास में मलबूस थिरक रही थी। उसे देखने वाले खुशी से दांत निकाले हुए थे। ये क्या कर रही है, मैंने सोचा। बहरहाल जो कुछ भी कर रही है अच्छा है। मैंने उसे गौर से देखा। वो यकीनन आरसानी थी। हसीन, नक्शो निगार, सफेद रंग, खूबसूरत और मुतनासिब आज़ा। मैं उन लोगों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वैसे महव थे कि उन्हें मेरी आमद का एहसास तक नहीं हुआ। मैं भी उनके इस खेल में मस्त हो गया। दर हकीकत मुझे ये सब बहुत दिलचस्प महसूस हो रहा था। मैंने गिरदो पेश के माहौल पर निगाह डाली, तब मेरी निगाह सामने उठ गई। एक खूबसूरत निशिस्त गाह पर एक खूबसूरत औरत चमकदार लिबास पहने बैठी थी। ये लिबास उसके जिस्म पर चुस्त था और उसमें रंगीन चमकदार पत्थर लटके हुए थे। उसके सर पर एक कलगी थी जिसमें एक बड़ा चमकदार पत्थर चमका रहा था। कुछ और खूबसूरत लड़कियां उसके पीछे बाअदब खड़ी हुई थी। ये औरत शायद इनमें किसी मुमताज हैसियत की हामिल है। मैंने सोचा और फिर उस औरत को देखने लगा जो दरमियान में अभी तक थिरक रही थी। फिर अचानक शोर बंद हो गया। औरत ने थिरकना बंद कर दिया और फिर वो उस औरत के सामने जाकर झुकी और औरत ने अपनी गर्दन से मोतियों का एक हार उतार कर उसकी तरफ उछाल दिया। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं उसे देखकर अजीब सी दिलचस्पी महसूस कर रहा था। लेकिन इसी वक्त उन लोगों में से किसी की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई। उसने दूसरों से कहा और फिर तकरीबन सब ही मुझे देखने लगे। मैं अब भी उस खेल का मुंतजिर था, लेकिन खेल रुक चुका था और वो सब मुझे देख रहे थे। मैं उनमें अजनबी था। मेरा आतिशी रंग
आतिशी बाल, ये सब कुछ उनके लिए अजनबी था। वो ताज्जुब से मुझे देख रहे थे। फिर उनका मजमा छट गया। उन्होंने मेरे गिर्द एक तवील घेरा बना लिया और उनमें से कुछ इस औरत को मेरी तरफ इशारा करके कुछ बता रहे थे। मैं वो सब कुछ समझ गया था, लेकिन दिल ही दिल में मैं मुतमईन था। ये तो मैं खुद चाहता था। तब वो औरत खड़ी होगी, उसने हाथ उठाकर कुछ कहा। इल्फाज फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी ज़हनी कुव्वतों के सहारे से उन्हें समझने लगा। औरत कह रही थी, इसे नुकसान न पहुंचाया जाए, गिरफ्तार करके इसे मेरे सामने लाओ। क्या ये मैदानों का बाशिंदा है? नहीं मलका, ये कोई अजनबी है। गिरफ्तार कर लो, हाँ, इसे नुकसान न पहुंचे, उसने कहा। और मैंने इसी वक्त एक फैसला किया। मैं उनकी जुबान से भी अजनबियत जाहिर करूंगा और न उन्हें अपनी जुबान समझने दूंगा। मैं इन पत्थरों के दौर की जुबान बोलूंगा। बहरहाल उनका दायरा मेरे गिर्द तंग होता जा रहा था। वो शायद मेरी जिसामत से खौफजदा थे, क्योंकि उनके मुकाबले में मेरा जिस्म बेहद कभी था। मेरा सीना चौड़ा था और उस पर गोश्त की तहें चढ़ी हुई थी। मेरी कमर चीते की कमर की तरह पतली थी और मैं जिस्म ही से बेहद फुर्तीला नजर आता था। बहरहाल वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गए और फिर डरते डरते उन्होंने मेरे बाजू पकड़ लिए। मैंने कोई तहर्रुज नहीं किया तो उनकी हिम्मत और बढ़ी और फिर कई आदमियों ने मेरे बाजू और जिस्म जगह जगह से पकड़ लिया और मुझे उस औरत की तरफ धकेलने लगे जिसे उन्होंने मलका कहकर मुखातिब किया था। मैं खामोशी से औरत के सामने पहुंच गया। मुझे पकड़ने वालों ने मेरे जिस्म पर अपनी गिरफ्त और सख्त कर दी थी। तब मैंने अचानक अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया और इसमें बिल्कुल मुबालगा नहीं है प्रोफेसर कि वो लोग उछल उछल कर कई फुट दूर जा गिरे। तमाम अरसानियों के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल गईं। उन्होंने हथियार संभाल लिए, लेकिन इसी वक्त औरत ने हाथ बुलंद करके उन्हें रोक दिया। वह मुझे बड़े अचंभे से देख रही थी। मैंने भी हथियार उठाने वालों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और औरत को देखने लगा। उसकी उम्र ढलने लगी थी, लेकिन जिस्म मजबूत था। इस उम्र में भी वो काफी हसीन और पुरकशिश थी, लेकिन मुझे बहैसियत औरत उससे खास रगबत नहीं महसूस हुई। तब औरत मुस्कुराई और उठकर मेरे नजदीक आ गई। तुम कौन हो नौजवान? यकीनन तुम इनमें से नहीं हो जो हमारे बागी है, उसने कहा। मैंने उसकी वो बात समझी, लेकिन अपने चेहरे पर ऐसे तासरात पैदा न होने दिए जिससे उसे अंदाजा हो कि मैं उसकी बात समझ चुका हूं। ताआरी की कसम, तुम तो आसमान से उतरे हुए कोई देवता मालूम होते हो। तुम्हारे जैसा दिलकश जवान इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। उसने मेरे चौड़े सीने के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा। मैंने उस पर कोई तारुज नहीं किया। बताओ तुम कौन हो, मुझे अपने बारे में बताओ। फिक्र मत करो, तुम सारीदा की पनाह में हो, वो फिर बोली और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। ओह, शायद तुम हमारी जुबान से नवाकिफ हो। क्या तुम गार वालों की जुबान जानते हो? उसने कहा, लेकिन मैं तो खामोश रहने का ताहिया कर चुका था। बाकूस, ये वैशी हिरन हमारी बात नहीं समझ रहा, तुम उससे बात करो। उसने अपनी मदद के लिए एक दरमियानी उम्र के कवि हैकल आदमी को बुलाया और वो मेरे सामने पहुंच गया। अरसाना की मलका सारीता, तुमसे हम कलाम हैं, इसकी बात का जवाब दो, उसने मुझसे कहा। और फिर कई जुबानों में ये जुमला दोहराने लगा। हर बात मेरी समझ में आ रही थी, क्योंकि मैं अपनी कुव्वतों के सहारे अल्फाज को ज़हन से पढ़ता था। ये अमल मुझे बूढ़े अरसास ने सिखाया था, लेकिन मैं खामोश ही रहा। तब बाकूस ने परेशानी से कहा, तारी की कसम मलका, ये तो किसी और ही जहां का बाशिंदा है, कोई जुबान नहीं समझता। हमने सच कहा था बाकूस, ये आसमान से उतरा हुआ कोई देवता है और देवताओं की जुबान हम पे नहीं समझ सकते। हम इससे दिल की जुबान में बात करेंगे। तुम इसे हमारे खैमे में पहुंचा दो, और हाँ, इससे जंग करने की कोशिश न की जाए। तुम देख रहे हो ये किस कदर ताकतवर है, मलका ने कहा और वापस मुड़ गई। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। हर चंद ये औरत दिलकश नहीं थी, लेकिन बहरहाल औरत थी और मुझे ऐसी औरत की शदीद जरूरत थी जो मुझे बहैसियत मर्द पसंद करे। देखना यह था कि यह मलका अरसाना एक देवता के साथ क्या सलूक करती थी। बाकूस ने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया और मैं बिला तारुज उसके साथ चल पड़ा। तब वो मुझे एक बुलंद खैमे के नजदीक ले गया, जिसके सामने दो आदमी हथियार लिए खड़े थे। बाकूस ने खैमे का पर्दा उठाया और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर चला गया। वसी और रिज़ खैमा खूब सजा हुआ था। यहाँ मैंने सजावट के नए नए सामान देखे। बहरहाल ये मेरी मालूमात में इजाफे की हैसियत रखते थे। खैमे में मेरे अलावा कोई और न था। एक संदली मेज पर बड़ी प्लेट में बहुत से खूबसूरत और नए नए फल रखे हुए थे। मैंने इसमें से कुछ फल उठाए और इत्मीनान से खाने लगा। रंगीन शामें रोशन थीं, जिनसे चमकदार पत्थर जगमगा रहे थे। फिर मुझे उन पत्थरों में लग़्ज़िश महसूस हुई और मैं चौंक कर पलटा। मैंने मलका सारीता को देखा, जो एक खूबसूरत रंग बिरंगे लिबास में मलबूस खड़ी थी। इस बारीक लिबास से इसका सफेद जिस्म साफ नजर आ रहा था। मैं उसे देखता रहा और वो मुस्कुराती रही। तो कौन है जंगली हिरन? तारी की कसम, हमने तुझ जैसा हसीन मर्द इससे पहले नहीं देखा। काश तू हमारी आगोश कबूल कर ले। तू पूरे अरसाना से ज्यादा हसीन है। हमारा दिल चाहता है कि हम तेरी गुलामी कबूल कर लें, उसने अजीब से मखमूर लहजे में कहा और फिर आगे बढ़ाई। उसने आहिस्तगी से मेरा हाथ पकड़ा और मैं खामोशी से खड़ा हो गया। तब वो मुझे लिए हुए खैमे की उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जो दूसरी तरफ था
और हम खैमे से बाहर निकल आए। बाहर एक तख्त रखा हुआ था, ऊंचा तख्ता जिसमें रस्सियां बंधी हुई थी और ये रस्सियां 4 कवि हैकल घोड़ों से बंधी हुई थी। मलका ने मुझे तख्त पर खड़ा किया और फिर खुद भी मेरे बराबर आकर खड़ी हुई और फिर उसने घोड़ों के चाबी के रसीद कर दिया। घोड़े आगे बढ़े और तख्ता उनके साथ फिसलने लगा। मैं डगमगाया लेकिन फिर संभल गया। मलका शायद इस अजीब व गरीब सवारी की आदी थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और तख्ता हमवार जमीन पर फिसलता रहा। मुझे उस अनोखे सफर में बहुत मजा आ रहा था। इससे कबल मैंने सिर्फ घोड़े की सवारी की थी। मेरे लिए यह सवारी नई और अजनबी थी, ताहम मैं खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। सफर तवील नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक आबशार के नजदीक पहुंच गए। ये शायद मलका की खुसूसी तफरीगाह थी। यहाँ भी चंद खैमे लगे हुए थे। ये खैमे बुलंदी पर थे और नीचे बहुत से आरसानी सिपाही तैनात थे। घोड़े हमें लेकर खैमों के नजदीक पहुंच गए। पत्थरों में मोमी मछलें रोशन थीं, जिन्हें खास अंदाज में हवा से महफूज किया गया था। यहाँ हम उस सवारी से उतर आए और मलका मेरा हाथ पकड़े हुए एक खैमे की तरफ चलती। रास्ते से बहुत सी हसीन लड़कियां जो रंगीन और खूबसूरत लिबासों में मलबूस थीं हमारे साथ हो गई, लेकिन उस खैमे के अंदर नहीं दाखिल हुई थीं जिसमें मलका मुझे लेकर गई। तब मलका ने एक लड़की को बुलाकर उसे कुछ हदायत की और लड़की बाहर निकल गई। मैं बज़ाहिर अनजान बना हुआ था, लेकिन मलका की बातें बखूबी सुन और समझ रहा था। ये शौकीन औरत मुझसे पूरा फायदा उठाने का इरादा कर चुकी थी। बहरहाल मैं तो आया ही इसीलिए था। गो वो मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन बहरहाल मेरी जरूरत थी। मैं तुझसे किस तरह बात करूं ऐ हसीन देवता, काश तू मेरी जुबान जानता। वो मेरे सीने को चूमते हुए बोली। मैंने उसकी उस हरकत पर तारुज नहीं किया, ताहम अपनी तरफ से कोई हरकत न करके मैं उसकी आच्छे शौक को हवा दे रहा था। उस लड़की ने चंद मिनट बाद वापस आकर मलका को इंतजामात मुकम्मल हो जाने की इतला दी और मलका एक बार फिर खैमे से निकल आए। इस बार हम आबशार के उस तरफ पहुंच गए जहां चरागाह किया गया था। शोलों की रोशनी से ये जगह बकाए नूर बनी हुई थी। हर मशील के नजदीक पत्थरों पर हसीन लड़कियां नीम बरहना बैठी हुई थी। उनमें से कुछ के हाथों में अजीबोगरीब साज थे जिनसे सहर अंगेज नगमे फूट रहे थे। ये मौसीकी मेरे लिए नई चीज थी, ताम उसने मुझे बेहद मुतासर किया। बाज पत्थरों पर 2 लड़कियां बैठी थीं, उनके लिबास न होने के बराबर थे। ये गोया मुझे मलका की तरफ राग़िब करने की कोशिश थी। मलका मुझे लिए हुए एक चौड़ी चट्टान पर पहुंच गई जहां 2 लड़कियां सिर्फ अपने निस्वानी आज़ा पर रंगीन पट्टियां चिपकाए 2 सानों बैठी थी। सामने ही फर्श बिछा हुआ था जिसके गिर्द शम्में रोशन थी। मलका मेरे साथ फर्श पर बैठ गई और फिर एक लड़की हाथों में अजीब से बर्तन लिए हुए करीब पहुंच गई। उसने 2 बर्तन सामने रखे और फिर एक लंबे बर्तन से कुछ रंगीन स्याल 2 गिलासों में उंडेल दिया। फिर उसने लकड़ी का खूबसूरत तराचा हुआ एक गिलास मलका के हाथ में और दूसरा मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने गिलास के स्याल को देखा और फिर मलका ने मुस्कुराते हुए गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। मैं स्याल की हकीकत जानना चाहता था, लेकिन मलका ने मुझे उसका मौका नहीं दिया और मैंने वो खुश रंग लेकिन किसी कदर बदमजा स्याल पी लिया। अब मैं इतना अहमक भी नहीं था कि उसको समझ न सकता। चुनाचे मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास मलका के होंठों से लगा दिया और मलका ने खुशी से उसे पी लिया। उसके साथ ही 2 जानों बैठी हुई लड़कियां उठ खड़ी हुई। साजों की आवाज तेज हो गई और लड़कियां रक्स करने लगी। रक्स क्या था प्रोफेसर? बेमानी उछल कूद थी जिसमें सिर्फ जिस्मानी अज़ा का मुजाहिरा किया जा रहा था। उन्हें हैजान अंगेज अंदाज में एक दूसरे से टकराया जा रहा था, बार बार मेरे सामने लाया जा रहा था। दूसरी तरफ मलका रंगीन स्याल के कई गिलास मुझे पिला चुकी थी। पत्थरों पर बैठी हुई लड़कियों के हरकत में तेजी आती जा रही थी और न जाने क्यों ये स्याल पीने के बाद मेरे भी कुछ अजीब हालत हो गई थी। मेरे जिस्म में भट्टियां सुलगने लगी थी और मैं होश व हवास से आरी हुआ जा रहा था। तब मलका ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी देवतायत रुखसत हो गई थी और मैं जमीन का इंसान बन गया। यही गनीमत था कि मैंने अपनी जुबान पर काबू रखा, वरना क्या अजब था कि मैं अपनी हकीकत उगल देता। मलका भी दीवानी हो गई थी। लड़कियों के रक्स में तेजी आ गई थी। अब वो इंतहाई हेजान खेज हरकत कर रही थी। मैं भी हवास बागता हो चुका था। मैं इन तमाम लड़कियों को भूल गया था जो मेरे करीब खड़ी हुई थी। मैं लाका के साथ खुद को किसी गार में महसूस कर रहा था। मैं सामी के सामने चश्मे की सैर कर रहा था। लाका, सामी और दूसरी लड़कियां मलका में समा गई थी और फिर माहौल मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मुझे यूं लगा कि मैं फिजाओं में मुंतशिर हो गया हूं। मेरा वजूद बाकी न रहा था। सिर्फ मलका थी जो मैं था और जो मैं था वो मलका थी। दूसरी सुबह मैंने खुद को उस खैमे में पाया जहां से मलका मुझे पहाड़ों पर लेकर गई थी। मैं एक नरम बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरे अलावा खैमे में कोई नहीं था। मैं रात के वाकयात का जायजा लेता रहा। मैं उसी चट्टान पर होश व हवास को बैठा था जहां मलका मुझे लेकर गई थी। मलका ने खुद को मेरे सपुर्द कर दिया था, लेकिन मेरे हवास कायम न थे। न जाने कैसी कैफियत तारी थी मुझ पर। चाहे उस रंगीन स्याल का असर था जो मलका ने मुझे पिलाया था। तुम इस रंगीन स्याल की हकीकत समझ गए हो कि प्रोफेसर? फिर कुछ लड़कियां खैमे में आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे उठाया। बिलाशुबा ये लड़कियां मलका से ज्यादा हसीन थीं। सबसे बड़ी बात यह कि नौजवान थी, लेकिन मैं जानता था कि इनकी तरफ बढ़ना मुनासिब नहीं है। मलका साहिब इख्तियार है और वह नाराज भी हो सकती है।
अलगर्ज प्रोफेसर इस तवील और रंगीन दास्तान का एक एक बाब दिलकश है, लेकिन मैं मुख्तसर सुनाऊंगा। यूं समझो कि मलका मेरी दीवानी थी। वो उन लम्हात को जावदां कर देना चाहती थी। वो पूरी जिंदगी मेरी आगोश में गुजार देना चाहती थी। हर रात शब वसाल होती, महफिल जमती, अजीब अजीब ड्रामे होते और इन ड्रामों का इख्तिताम मेरी आगोश में होता। मैं उस पुरकैफ माहौल में अपना मिशन भूल गया था। मुझे याद न था कि गार वाले मेरी कामयाबी और वापसी के मुंतजिर हैं। फिर एक दोपहर चंद घोड़े सवार मलका के सामने आए। उन्होंने मलका को कोई पैगाम दिया और मलका ने उदासी के साथ वापसी का हुक्म दे दिया। लेकिन मुझे वो कैसे छोड़ सकती थी? मैं अब उसके इशारे समझने लगा था। मैंने उसे अपना नाम तक नहीं बताया था, अलबत्ता पत्थरों की जुबान में उससे चंद जुमले जरूर कहे थे जो मुझे यकीन है कि उसकी समझ में नहीं आ सके थे। वापसी की तैयारियां होने लगी, कैमे उखाड़ दिए गए और फिर हम चल पड़े। मलका घोड़े पर सवार थी। मैं उसी घोड़े पर सवार था जो गार वालों ने मेरे सपुर्द किया था। और इतने दिन के बाद यूं ही मैं घोड़े पर सवार हुआ, मुझे अपना मिशन याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं संभल गया। उस बूढ़ी मलका की आगोश ही सब कुछ नहीं थी। मुझे उन लोगों के लिए भी कुछ करना था जो मुझसे कुछ आस लगाए बैठे थे। बहरहाल काम खुद बखुद हो रहा था। मुझे अरसाना ले जाया जा रहा था, लेकिन मेरी हैसियत बुलंद थी। मैं मलका का मंजूर नजर था। हम बड़ी शान से अरसाना में दाखिल हुए, लेकिन अरसाना को देखकर मेरे हवास गुंग हो गए। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अरसाना इस कदर तरक्की याफ्ता शहर होगा। इसमें खूबसूरत गली कोचे थे, खूबसूरत मकानात थे, ऐसे मकानात जिनका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था।